बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अच्छा आज मैंने ये आपका जो है लेक्चर प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स एंड पॉलिसीज, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, यूजुअली जो थ्योरी में आप लोग देख रहे होते हैं कि वो समझ में नहीं आते, तो इसमें मैंने ये सारे इसमें प्रिंसिपल्स भी डाल दिए। प्रिंसिपल्स जो है अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहलाते थे, ठीक है। और फिर इसमें पॉलिसीज भी हैं जो कि 4 हैं, डिपेंड करते हैं 4 फैक्टर्स के ऊपर, वो भी हमने इसमें डिफाइन कर दिए। अब आप देख लें, इसमें सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी डिटेल इसमें लिख दी है, वो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए मैंने ये सारा प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं: मैचिंग, बिजनेस एंटिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूअलिटी, गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मटेरियलिटी, मनी मेजरमेंट, प्रूडेंस, रियलाइजेशन। ये तो आपके 10 प्रिंसिपल्स हैं जो आपके सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ये अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो डिपेंड करती है इस 4 फैक्टर पे: कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, ये 1 बाय 1 डिफाइन भी कर दिए, आप इसको देख लें। मैचिंग भी डिफाइन कर दिया मैंने, इजी है समझना। द मैचिंग प्रिंसिपल इज आल्सो रेफर्ड टू एज द एक्रूअल्स प्रिंसिपल। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रियलाइजेशन प्रिंसिपल टू इंक्लूड अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। मैचिंग में हम क्या करते हैं, द रेवेन्यू ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज मैच्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड, ठीक है। द टाइम ऑफ द एक्चुअल रिसीट एंड पेमेंट इज इग्नोर्ड। हमें ये नहीं देखना है कि पैसे मिले नहीं मिले, पेमेंट हमने की नहीं की, अगर एक्रूड भी है कुछ भी है, लेकिन हम अर्न कर चुके हैं, देन वी दैट ऑल द एक्सपेंसेस हैज टू बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। ये है मैचिंग, ठीक है। अभी मैं इसको शॉर्ट में आपको से कर रहा हूँ, लेकिन पूरी जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट है, लेकिन एक्सप्लेन मैं आपको शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि फिर वरना फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। अब फिर नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी। द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल. This means that the business is treated as being completely separate from the owner of the business. The personal assets of the owner, the personal spending of the owner, etc., do not appear in the accounting records of the business. The accounting records relate only to the business and record the assets and liabilities of the business, the money spent by the business, and so on. Everything is recorded from the viewpoint of the business, ठीक है। कोई पर्सनल चीज बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ना पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। अगर आप कोई चीज बिजनेस से विड्रॉ करते हैं या बिजनेस से कोई एक्सपेंस पे कर देते हैं, वो ड्राइंग में काउंट हो जाता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। देयर आर सम एरियाज ऑफ अकाउंटिंग वेयर अ चॉइस ऑफ मेथड इज अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सेवरल डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट्स. इसको हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कंसिस्टेंट रहना है इन अप्लाइंग द मेथड इन ईच ईयर, ठीक है। फिर ईयर टू ईयर हमें सेम उसके ऊपर फॉलो करना है. वेयर अ चॉइस ऑफ मेथड इज अवेलेबल, द वन विद द मोस्ट रियलिस्टिक आउटकम शुड बी सिलेक्टेड. एक दफा सिलेक्ट कर लिया आपने, वंस अ मेथड हैज बीन सिलेक्टेड, द मेथड मस्ट बी यूज्ड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट, ठीक है. दिस इज नोन एज द कंसिस्टेंटी कंसेप्ट और प्रिंसिपल. इफ दिस इज डन, a comparison of the financial result from year to year is impossible. If it is not done, अगर हमने कंसिस्टेंट नहीं रहे, हमने डेप्रिसिएशन का एक मेथड फॉलो किया स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट ईयर हमने फॉलो कर दिया रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस, तो एक्सपेंस हमारा कभी ज्यादा हो जाएगा, तो प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया आपका या ओवर स्टेट हो गया, तो वो चीज गलत हो जाएगी. तो हमें कंसिस्टेंट रहना है इन अप्लाइंग द मेथड इफ वट एवर इज वंस सिलेक्टेड. अब आगे ड्यूलिटी. द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी इज ऑल्सो रेफर टू एज द ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है. एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ गिविंग एंड अ रिसीविंग, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट. वी नो द टर्म डबल एंट्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है. दिस इज ड्यूलिटी, मींस ड्यूअल एस्पेक्ट. फिर नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न. The accounting records of a business are always maintained on the basis of assumed continuity. This means that it is assumed that the business will continue to operate for an indefinite period of time, and there is no intention to close down the business or reduce the size of the business by any significant amount. This is the going concern principle. हिस्टोरिकल कॉस्ट बहुत ईजी है, आप लोगों को कई दफ़ा रिपीट भी कर चुके हैं और आप यूजुअली कर भी रहे होते हैं. जो एसओएफटी बनाते हैं उसमें हम सारे जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूज हैं उसको हम लिस्ट प्राइस पे और परचेज प्राइस पे उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. उसके बाद उसमें से प्रोविजन लेस करके नेट बुक वैल्यू पे आते हैं. तो द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल द असेट्स एंड एक्सपेंसेस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट्स एट देयर एक्चुअल कॉस्ट. उसमें एक्सपेंस को भी हम आ जाते हैं. अभी ओ लेवल में आपने सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को पढ़ा है, लेकिन इसमें एक्सपेंस को भी एक्चुअल उसके ऊपर रिकॉर्ड करना होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे. इट इज क्लोजली लिंक टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. जो चीज हम जितने की ले रहे हैं, जो नॉन करंट एसेट जितने का परचेज किया है आपने, उसी पे आप कर रहे होते हैं. दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. मटेरियलिटी में क्या है, द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू आइटम्स ऑफ वेरी लो वैल्यू, items which are not material, which are not worth recording as separate item. Other principles can be ignored if the time and cost involved in recording such low value items
far outweigh any benefits to be gained from the strict application of these principle. यानी अब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल पॉकेट कैलकुलेटर परचेज किया आपने, अब उसको आप अगर नॉन करंट एसेट डिफाइन करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, ठीक है, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन भी होगा, उसके नेट बुक वैल्यू भी शो करेंगे, है वो नॉन करंट एसेट्स, बट इट इज नॉट मटेरियल टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ दिस कैलकुलेटर एज ए नॉन करंट एसेट. तो पार्ट ऑफ दिस वैल्यू बीइंग लॉस्ट ईच ईयर है बिल्कुल नॉर्मल यूजेज में, बट द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस ईच ईयर वुड अमाउंट टू मोर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट. जो उसके अंदर एक्टिविटीज होंगी, जिसमें अकाउंटिंग जो हो रही है, जिसमें उसकी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो उसकी जो कॉस्ट है उस कैलकुलेटर की कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगी, तो मटेरियल नहीं हुआ उसको कि हम उसको रिकॉर्ड करें. तो इंस्टेड ऑफ द कैलकुलेटर बीइंग रिकॉर्डेड एज ए नॉन करंट एसेट, इट वुड बी रिकॉर्डेड एज एन ऑफिस एक्सपेंस. ठीक है. फिर आ गया मनी मेजरमेंट. द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट only information which can be expressed in terms of money can be recorded in the accounting records. Money is a recognized unit of a measure and is a traditional way of valuing transactions. It does not rely on personal opinions and it is factual. ठीक है. There are many aspects of a business which cannot be measured in terms of money. कैसे? And do not appear in the accounting record. कैसे? The moral of the workforce, the effectiveness of a good manager, the benefits of a staff training course, all play an important part in the business, we know. ठीक है. But they will not appear in the accounting record. क्यों? As their value cannot be expressed in monetary terms, right? अब आ गया आपका प्रूडेंस, जो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, जो यूजुअली आप लोग अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज कर रहे हैं, तो सारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. हमें कंजर्वेटिव होना है अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को शो करने में. दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हाउएवर, the exercise of prudence does not allow the deliberate understatement of assets or income. ये भी नहीं है कि आप understate deliberately कर लें, और deliberate overstatement of liabilities or expense. In short, prudence does not permit bias. Accountants should ensure that profits and assets are not overstated and that liabilities are not understated. The phrase never anticipate a profit but provide for all possible losses is often used to describe the principle of or concept of prudence. अब the last one है, last आपका principle है realization. अब the realization concept emphasizes the importance of not recording a profit unit if it has actually been earned. सही है. यानी अब जब तक के प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो जाता, अर्न नहीं हो जाता, उसको हम रियलाइज प्रॉफिट नहीं कहते. ठीक है. दिस मीन्स दैट रेवेन्यू इज ओनली रिगार्डेड एज बीइंग अर्न व्हेन द लीगल टाइटल और गुड्स, title of goods है actually, legal title of goods or services passes from the seller to the buyer who has then an obligation liability to pay for those goods. देखिए कुछ सेल ऐसी होती है कि आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे किसी को सेल करते हैं, आप उसको कहते हैं ये सेल आप करेंगे तो मुझे पैसे दे देना, नहीं होगा तो मुझे वापस कर देना. दैट सेल इज नॉट रियलाइज्ड एज सेल. ठीक है. वो जब तक सेल नहीं हो जाएगी, आप देखें अकाउंट उसका जो टाइटल है वो ट्रांसफर नहीं हुआ. हाँ, इफ यू सेल समथिंग टू द बायर and then you have issued an invoice also, it means that you have transferred the title from you to that guy. सही है. तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल अगर हो जाता है तो सेल रियलाइज हो गई, प्रॉफिट भी रियलाइज हो जाएगा. तो जब तक हम उस सेल को अर्न नहीं कर लेते, उस रेवेन्यू को हम रियलाइजेशन प्रिंसिपल के थ्रू उसको हम एज ए सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. दिस इज रियलाइजेशन प्रिंसिपल. अब आ जाता है आपका अकाउंटिंग, ये इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो मैंने बताया 4 फैक्टर हैं आपके. तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम रूल एंड गाइडलाइंस इंटरनेशनली. The objectives of the standards क्या है? Are to ensure that users of financial statement are protected and not misled. ठीक है. The quality of information contained in financial statements determines the usefulness of these statements. This quality of information can be measured in terms of 4 factors. अब वो ये आपके comparability, relevance, reliability and understandability. ठीक है. अच्छा देखिए मैंने इसमें समरी दे दी है, अगर आप इससे समझ लें समरी से भी समझ जाएंगे. कंपैरेबिलिटी क्या है, मीनिंग, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी. फिर मैंने उसको डिटेल में भी बता दिया, आप उससे शॉर्ट समझें समरी से भी. कंपैरेबिलिटी मैंने लिख दिया कि द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी यूजफुल इफ इट कैन बी कंपेयर्ड विद सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम बिजनेस फॉर अनदर अकाउंटिंग पीरियड और एट अनदर पॉइंट इन टाइम. It is also useful to be able to compare the information with similar information about other business. ठीक है. In order to make comparison, it is necessary to be aware of any different policies used in the preparation of the financial statement. यानी आपको अगर आप अपनी बैलेंस शीट को दूसरी की एसओएफपी के साथ कंपेयर करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी और उसकी पॉलिसीज चेंज हैं
कि उसमें और कोई चेंज है, कोई मेथड्स चेंज हैं? अगर चेंज नहीं है, सेम रूल फॉलो किए हुए हैं, तो हम एक अपनी एसओएफपी को अपनी इंडस्ट्री के दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन. This can be used as the basis for financial decision. It is important that the information is provided in time for these decisions to be made. Information not available when required is of little use. So relevant information available होना चाहिए. It is also important that the information is relevant to users of the financial statement. This means that it can be used to confirm or correct prior expectation about past events, and also to help forming, revising और कॉन्फर्मिंग एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर. बट इन शॉर्ट आप इसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए. इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में गुंजाइश नहीं है. रिलायबिलिटी, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलायबल इफ इट इज क्या होगी, कैपेबल ऑफ बीइंग डिपेंडेड अपॉन द यूजर्स as being a true representation of the underlying transaction and even which it is representation. ठीक है. कैपेबल, देखिए इसको इस तरह याद रहे, रिलायबिलिटी क्या, कैपेबल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम सिग्निफिकेंट एरर्स होनी चाहिए. यानी इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो, इररिलायबल नहीं होनी चाहिए. तो ये शॉर्ट इसका वो है. लास्ट है इसका अंडरस्टैंडेबिलिटी. ठीक है. अब अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है आपकी? इट इज इंपॉर्टेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड by the users of those statements. This depends partly on the clarity of the information provided. So it also depends on the abilities of the users of the financial statement. It is normally assumed that users of financial statement have a reasonable knowledge of business and economic activities. ये नहीं हो कि मतलब कोई जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट जो है वो आपकी एसओएफपी को या इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहा है, उसको पढ़ रहा है. नहीं, उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए सारे रूल्स की, सारे रेगुलेशंस की, प्रिंसिपल्स की. ठीक है. तो ये आपका लास्ट था. इसके अंदर ये मैंने आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं. फिर इसको हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले एक और कोई शॉर्ट वो कर लें उसका, कि अगर किसी और उसमें आपको स्पेसिफिक कोई पॉलिसीज में, प्रिंसिपल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर हम उसको अलग से भी थोड़ा सा उसको किसी लेक्चर पे वो डिफाइन कर देंगे. ठीक है. तब तक के लिए चलें, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें.